हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड देखकर एकदम से मज़ा ही आया। आज जो राही ने किया उस समझ में बहुत अच्छे से हर लड़की को करना चाहिए, लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि राही की मेहंदी ख़राब करने के लिए जिस तरह से माही लगी पड़ी है वो अनुपमा को पता है। और अनुपमा ने बहुत अच्छे खासे मतलब कि सबके सामने ही जिस तरह से माही को बोला और सुनाया, वो माही को समझ में आ चुका होगा। यहाँ देखकर ये सब वहाँ के सारे लोग एकदम से ये हो जाते हैं कि ये सब क्या हो गया, अचानक मेहंदी ऐसे ड्रेस ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया। लेकिन अनुपमा उसको शगुन के तौर पे मानती है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तुम अनुज की अब बेटी हो, अनुज का अंश हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी फंक्शन ख़राब हो। और अनुज रहते तो इसे दिन मत बहुत अच्छा से करते, लेकिन यहाँ पर माई का तो मुँह बन गया है, क्योंकि अब वो अनु की मन से नज़र से गिरती जा रही है। और ये गौतम को देख सकते हैं, रावण राक्षस हैवान जो बोलिए, वो उसके मन में इतने पाप चल रहे होते हैं। यहाँ पर राही के लिए उसका इस तरह से बिहेव मतलब कि राही भी एकदम समझ नहीं पाया। अचानक से वो इस तरह से दिखा रहा होता है, राही के नज़दीक आना चाहता है, उसकी मन की इतनी गंदगी भरी हुई होती है और राही एकदम से ये हो जाती है। और राही बर्दाश्त करे ये सब चीज़ तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अनुपमा अनुज की बेटी है। वो बचपन से सीखी है कि किस तरह से अपना प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस तरह से बात रखनी चाहिए। यहाँ हैवान को ऐसा तमाचा जड़ती है कि एकदम से वो उसका तमाचा जाके एकदम से कान और दिमाग को सन्न कर देता है। एकदम से उसके कान से सन्नाटे की आवाज़ आने लगती है। और इसके बाद देखकर जो मज़ा आता है कि राही ने जो कि एकदम सही किया कि लेकिन आज के कोई भी लड़की जिस घर में शादी हो रही है उसके दामाद के साथ इस तरह से जो भी बिहेव करे, लड़की बर्दाश्त कर लेती है, जो कि करना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये देखकर एकदम से गौतम का तो दिमाग ही हिल गया है कि वाह ऐसा कैसे हो गया। यहाँ अनुपमा परेशान है कि राही है कहाँ, उसका फंक्शन वही दिख नहीं रही है। वो एकदम से परेशान है और ये इस परेशानी को देख लेती है। प्रार्थना प्रार्थना आकर पूछती है अनुपमा से कि क्या हुआ, तो बताती है कि राही नहीं दिख रही है, मुझे परेशानी हो रही, वो है कहाँ। तब प्रार्थना बोलती है आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर अनुपमा बेचारी कि मैं जाकर देखूँ, तो यहाँ राही वहाँ पर प्रार्थना रोक देती है कि मैं देख लेती हूँ कहाँ है राही, आप टेंशन मत लीजिए। और वो वहाँ राही को ढूंढने के लिए प्रार्थना तो निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि राही अच्छे खासे गौतम को देती है। गौतम तो तिलमिला जाता है और उसके बाद धमकी भी देता है कि तुम बहू होने वाली बहू और दामाद का बहुत औहदा हो ऊपर होता है बहू से, और इसलिए तुम्हारी बातें कौन विश्वास करे। यहाँ पर राही बोलती कौन करेगा नहीं करेगा। और इसे तुच्छ जैसे मतलब लिच्चर लोग दामाद जो बने हैं, एक कौड़ी का दामाद हो तुम और तेरी बात पे कोई भरोसा करे चाहे नहीं करे। अभी तो शेरनी के तरफ पंजा मार चुकी हूँ, अब दहाड़ूंगी सबके सामने। लेकिन यहाँ गौतम बोलता है जाओ दहाड़ो, तुम्हारे ऊपर तो कोई विश्वास करने से रहा, तुम जाकर देख लो। इतना मतलब एटीट्यूड भरा हुआ है गौतम में कि दामाद है तो उसका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। यह राही लेकिन बहुत अच्छे से जवाब दे रही होती है कि तुम जो हो तो सबके सामने आएगा तुम्हारी बातें, और तुम इतने लिच्चड़ हो कि कोई। एकदम से वो गौतम भी चिल्लाने लगता है, यहाँ राही भी चिल्लाने लगती है। तभी आ जाती है वहाँ प्रार्थना। प्रार्थना इस सिचुएशन को देखकर तो समझ जाती है और डर भी जाती है, और उसको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करेगी। लेकिन जो प्रार्थना यहाँ कर रही है वो बहुत ही गलत करी। डर के मारे दो परिवारों की इज्जत के बारे में सोच सोच कर प्रार्थना अपने आप का जीवन खराब कर रही है। वही बात आकर राही को बोलती है। राही जब बताती है सच्चाई उसके बारे में, तो प्रार्थना जानती है उसका हस्बैंड कैरेक्टर लेस है, उसको मारता है पिटता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती। यही गुरूर देख सकते हैं गौतम का दिमाग और मन मुंह पर कि वो किस तरह से वो जानता है कि यहाँ प्रार्थना कुछ नहीं कर सकती, और यहाँ प्रार्थना ही उल्टा डरी हुई है। और यहाँ पर राही देखकर एकदम से ये हो जाती है कि ऐसा लग रहा है कि आप इनको सब जानती हैं इनका कैरेक्टर के बारे में, फिर भी आप किसी को कुछ क्यों नहीं बोलती हैं। और इस तरह से बातें ही हो रही होती है, लेकिन प्रार्थना के सामने फिर से राही उसको बहुत कुछ सुनाती है गौतम को। लेकिन यहाँ प्रार्थना सीधे पैरों के नीचे आ जाती है राही की कि आप किसी से कुछ मत बोलिए, किसी के बारे में कुछ मत बोलिए। बहुत दिनों के बाद प्रेम घर आ रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि इस वजह से फिर से दूरियाँ आ जाए फैमिली के बीच में। वो इस तरह से गिड़गिड़ाने लगती है। ये देखकर एकदम से राही ये हो जाती है और बोलती है कि आपको ये सब बात पैर पर जाकर नहीं बोलने चाहिए था, आप ऐसे भी बोल सकती हैं, आप किसके बारे में बोल रही हैं। ऐसे तुच्छ इंसान को बचाने और फैमिली के जो फैमिली बहुत
समझदार होती है, हम लोग उनको अंडरस्टिमेट कर लेते हैं कि वो लोग जानेंगे तो ऐसे करेंगे, वैसे कुछ नहीं होता है। फैमिली को जानना ज़रूरी है, बातें रखना ज़रूरी है। ऐसे रिश्ते निभाने से अच्छा है कि ऐसे रिश्ते में मैं ना ही आऊँ तो अच्छा है। जब वो अपने दामाद के बारे में सच्चाई जान के भी अपनी होने वाली बहू का सपोर्ट ना करेंगे तो मुझे नहीं ऐसी शादी करनी है। मुझे प्रेम पर पूरा विश्वास है, वो गलत समझदार लड़का है, वो गलत सही सब समझता है। तो आप क्यों इतना डर रही हैं, आप क्यों इस तरह से उनका प्रोटेक्ट कर रही हैं? और आपको देख के लग रहा होता है कि आप इनको कितनी बर्दाश्त कर रही हैं, आप फिर टॉर्चर करते हैं। यहाँ अनुपमा परेशान है राही को लेकर, इतना देर हो गया राही नहीं दिख रही। वही बात प्रेम से भी बोलती है। प्रेम बोलता है कि ठीक है आप मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लेता हूँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, कहाँ होगी वो देखने के लिए यहाँ प्रेम भी तो निकल जाता है। लेकिन यहाँ प्रार्थना लगी पड़ी है राही से वही रिक्वेस्ट करने के लिए कि किसी को कुछ मत बताइए, जो होगा होने दीजिए, सब परिवार एक साथ इसी बहाने है, नहीं तो सब टूट जाएगा। और ये घमंड देख सकते हैं गौतम में किस तरह से राही के सामने ही प्रार्थना को जिस तरह से पकड़ता है और हट ही करता है, उसके बाद वहाँ से वो निकल जाता है। तभी प्रेम भी इंटर करता है और प्रेम जिस तरह से देखता है कि गौतम का निकलता हुआ और फेस और कपड़े पर मेहंदी लगा हुआ, यहाँ पर पहले तो प्रेम समझ ही नहीं पा रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ इस तरह से प्रेम देखकर उसको भी एहसास होता है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ। लेकिन प्रेम को पता चले तब तो यहाँ पर राही इतनी गुस्से में आ जाती है, वहाँ सामान फेंकने लगती है कि प्रार्थना क्यों नहीं आप हमको बोलने दे रही है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको बर्दाश्त करना आप करिए, मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया है सब बर्दाश्त करने के लिए, मैं तो बोलूँगी, मैं चुप नहीं रहूँगी। लेकिन यहाँ प्रार्थना लगातार वही रिक्वेस्ट किए जा रही है, यहाँ तक कि मरने की धमकी भी दे देती है कि अगर किसी को कुछ पता चल गया तो मैं मर जाऊँगी, इस तरह से मत कीजिए। यहाँ पर राही बेचारी इमोशनल हो जाती है, यहाँ पर प्रार्थना उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर लेती है। मतलब प्रार्थना भी अपने जगह जिस तरह से है वो सही है, बच्चे डर के मारे दोनों लोगों की इज्जत के बारे में सोचती है, जो कि हर लड़कियां यही कर लेती है गलती। लेकिन कहीं से भी प्रार्थना गलत है तो है, सही हो या गलत, डर के मारे ही वो गलती कर रही है और राही को भी वही करवा रही होती है। राही तो अभी मान जाती है। प्रार्थना जब मरने की बात करती है तो यहाँ पर राही बोलती है अब मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको आज नहीं तो कल बोलना होगा। यहाँ प्रार्थना बोलती है मैं शादी के बाद बोल दूँगी, इस तरह से। तभी आ जाता है प्रेम इन दोनों की इस तरह से देखकर वो क्वेश्चन करता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर सब दोनों मिलकर बातें पलट देती हैं। यहाँ पर राही बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, गर्ली टॉक था, ऐसा इमोशनल वाला बात हो रही थी, इसलिए हम लोग ऐसे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। प्रेम बेचारा वो समझ भी नहीं पाया, और जब वो यहाँ राही जब झूठी बोल दी और राही पर तो विश्वास करता है तो चुप हो जाता है और अपनी बहन को लाड प्यार करके फिर वहाँ से राही और प्रेम निकल जाते हैं। लेकिन ये देखकर और भी ख़राब लगता है कि प्रेम जानता है गौतम किस तरह का है और राही आज प्रेम को ना बताकर वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर दोनों को जाने के बाद प्रार्थना एकदम से टूट के बिखर जाती है। अपने हस्बैंड के बारे में सोचा जाए कि कितना बड़ा करेक्टर लेस है। तभी गौतम फ़ोन करता है, बोलता जल्दी से आंसू आंसू पोंछ के बाहर आओ, और इस तरह से वो धमकी देता है। लेकिन यहाँ प्रार्थना जब बोलती है तुमने डाइन भी 100 घर छोड़ के किसी कुछ करती है, लेकिन तुम अपने घर में ही मेरी भाई की होने वाली वाइफ के साथ तुम इतना गंदा नज़र देखे, तुम किस तरह के इंसान हो। यहाँ पर फिर से वो धमकी देता है कि अगर तुम ज़्यादा टाइम पाएँ की और राही की मुंह का बात बोल लोगी तो तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा, कोठारी को राजा से रंक बना दूंगा। ये सुन के तो ये बेचारी प्रार्थना डर जाती है और मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये कोठारी को राजा बनाने का हाथ और श्रेय यहाँ गौतम का है कि क्या है, ये समझ में नहीं आया। यहाँ राही आकर बैठ जाती है। राही को देख के वो गुस्से में भर के यहाँ राही से बदला लेने का सोचता है कि आज मुझे ये थप्पड़ मारी है, इसके मैं वजूद पे थप्पड़ मारूंगा। यहाँ अनुपमा इशारों में राही से पूछ रही होती, राही अपने इशारों में वो बोलती कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो राही चाहती है कि मैं इस बात को दबा के नहीं रह सकती, यहाँ नहीं बता रही हूँ, लेकिन घर जाकर मम्मी को मैं सारी बातें बताऊँगी, क्योंकि उसको छिपाना नहीं आता और बर्दाश्त करना नहीं आता गलत चीज़ें। यहाँ आप देख सकते हैं कि बेचारा राजा के गले पड़ गई है सीता, एकदम से उसको प्यार की ये करती है। बेचारा डरा हुआ था कि बात देख लेगी गुस्सा करेगी, लेकिन वो इमोशनल ड्रामा कर रही होती है सीता कि तुम आज बता देना कि तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे। इस तरह से उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है। और बेचारा सच में आज राजा पर दया आता कि किस तरह से वो फंस चुका है चालाक माँ बेटी के चक्कर में। और ये सीता चुपके से देख रही होती कि राजा कैसे परेशान हो रहा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर मतलब कि अपना ये सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर
मतलब यहाँ पर तोसू काम ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ और सामने से अनुपमा को ऑफर आता है काम का, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ आता है, जो कि अनुपमा उसको रिस्पेक्ट करती है और अपने बेटे तोसू को भी बताती है इतना नीचे गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, काम है, हमें काम मिलेगा, लेकिन गिर कर काम करना वो हमारे खिलाफ है, और अच्छा काम करना ही हमारा सबसे अच्छा बात होता है। और यहाँ पर अनुपमा बैठ जाती है अपनी बेटी के साथ, इमोशनल बातें शेयर करती है कि आज बेटी की मेहंदी है, हल्दी है, सगाई मतलब शादी हो जाएगी, उसके बाद विदाई आएगा, विदाई में क्या होगा, दोनों तो सोच कर इमोशनल हो जाते हैं। उसके बाद अनुपमा बोलती चुप हो जाओ, नहीं तो हम लोग हमारे फ़ोटो ही ख़राब आएंगे। उसके बाद अनुपमा चलो मेहंदी वाली सेल्फी लेते हैं, मतलब माँ बेटी का बॉन्ड तो आप समझ सकते हैं इमोशनल भरा ही होगा। जब एक बेटी की शादी और विदाई की बातें और माँ की आंखें ना भरे, ऐसा हो नहीं सकता है। बस वही थे, और यहाँ सेल्फी ले रही होती है अनुपमा राय, तभी आ जाता है प्रेम। प्रेम बोलता है आप दोनों अकेले कैसे सेल्फी ले सकते हो, मेरे साथ लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये तीनों सेल्फी खेल रहे होते, तभी याद आता है प्रेम को फ़ोन, और उसके पता चलता है कि उन लोगों का की रसोई का प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर प्रेम तो समझ जाता है कि ये काम कौन किया होगा, सीधे अपने पापा के पास आता है, पराग कोठारी को खरी खोटी सब सुनाता है कि आप ये जो किए हैं कैसे, आप मैं जानता हूँ आप ही कर सकते हैं, आप पर्दे के पीछे जितना कारनामा करना होता करते हैं। यहाँ पराग चुपचाप सुन रहा होता है, अनुपमा राही दोनों एकदम से ये हो जाते हैं कि अचानक से क्या हो गया। उसके बाद प्रेम बहुत कुछ अपने बाप को सुनाता है, पराग कोठारी को, और यहाँ पर ये सब देख कर अब ये गौतम चाहता है कि अब चलो इसका फ़ायदा उठाएं, बाप बेटे की बीच की दूरिया को और बढ़ाएं। यहाँ पर बाप भी एकदम से जब वो प्रेम आकर कोठारी को सुना रहा होता, पराग को बाप भी चुपचाप देख रही होती है वसुंधरा, लेकिन यहाँ पर पराग एक शब्द नहीं बोलता है, इतना इल्ज़ाम सुनता है क्योंकि वो किया है तो बोलेगा क्या। लेकिन यहाँ फ़ायदा उठाने के लिए गौतम बोलता है कि पापा कुछ नहीं किए, मैंने किया है, जो बोलना है मुझे बोलो, मैंने रिजेक्ट किया है। यहाँ पर प्रेम बोलता है कि आप तुमको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है गौतम, तुम तो प्यादा हो, और प्यादा क्या ही कर सकता है, जब तक कोई ऑर्डर देगा तभी प्यादा कुछ कर सकता है। और यहाँ पर गौतम को भी बहुत खरी खोटी सुनाता है, तभी अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बोलती है छोड़ दो, उन्होंने को पैसे थे, उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं करना उनकी मर्जी होगी, और इसीलिए प्रेम को वहाँ रोकती है अनुपमा समझाकर कि जो हुआ होने दो, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, फिर से आगे बढ़ें, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अनु के रसोई के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर प्रेम चुपचाप सुनता भी अनुपमा की बातें, तभी राही भी आ जाती है कि जब गौतम ही रिजेक्ट कर दिया तो उसकी बातें अब क्या ही बोलना, क्योंकि गौतम की असलियत राही समझ ही चुकी है। यहाँ पर एकदम से वो गौतम को देखकर फिर से बोलती है, लेकिन प्रेम फिर दोनों की बातें सुन के चुप नहीं होता है, और यहाँ अपने पराग कोठारी को सुनाने में एक कसर भी नहीं छोड़ता है। पराग तो अपनी बातें सुन लेता है, जैसे ही गौतम बीच में आता है और वहाँ पर प्रेम बोलता है कि तुम तो बीच में बोलो ही मत, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तभी यहाँ पर पराग एकदम से गुस्से में आ जाता है, और यहाँ पराग प्रेम को ही खरी खोटी सुनाता है कि तुम्हारी जब ज़रूरत थी, बेटे की इस घर की ज़रूरत थी, तब तुम थे नहीं, यहाँ पर बेटी की ज़रूरत को पूरा किया है गौतम ने, दामाद होकर वो मेरा बेटा है, तुम उसके आगे कुछ नहीं हो, मेरा असली बेटा है तो यहाँ पर दामादी है। इस तरह से वो चिल्ला के बोलता है प्रेम के सामने, और देख सकते हैं किस तरह से वो बाप बेटे के बीच में और दूरी बढ़ा दिया है गौतम ने। यहाँ पर पराग को देख कर लग रहा था कि आज वो जितना वजूद है वो यहाँ पर गौतम की वजह से है, तो वो गौतम के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता। और ये सब देख कर राही का भी अब दिमाग में चल रहा होगा कि ये किस तरह से अपना षड्यंत्र फैला चुका है कि इसके बारे में कोई विश्वास करेगा ही नहीं। और ये देख कर ख्याति भी हो जाती है कि जितना बड़ा बात बोल देता है कि यहाँ प्रेम से बढ़कर मेरा जमाई मेरा बेटा है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अनुपमा को छोटा सा अनु की रसोई में इन्वेस्ट करने से मना कर देता। अब अनुपमा क्या करेगी अपनी अनु की रसोई को कैसे किस तरह से बड़ा करेगी, वो आगे के एपिसोड में पता चलेगा।